दोस्तों नमस्कार। मैं दुर्गा प्रसाद। स्वागत है आपका आज की कहानी में। बात 19 जुलाई 2018 के सुबह की है। थाना निगोहा क्षेत्र के गांव हरिहरपुर और उससे सटे हुए पटसा गांव के किसान हर दिन की तरह अपने अपने खेतों की ओर निकल चुके थे। कुछ लोग खेतों में काम करने जा रहे थे तो कुछ शौच के लिए बाहर निकले थे। तभी पटसा गांव के पास बने एपी फार्म हाउस के नजदीक लोगों की नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने सबको चौंका दिया। फार्म हाउस के पास एक युवक का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। पहली नजर में ही साफ साफ लग रहा था कि युवक को बेहद बेरहमी से मारा गया है। कपड़े खून से सने हुए थे और देखने से अनुमान लगाया जा रहा था कि उसकी उम्र करीब 38 साल के आसपास रही होगी। शव देखते ही आसपास मौजूद लोग रुक गए। कुछ डर गए तो कुछ सन्न रह गए और कुछ की आंखों में बेबसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे कि आखिर इस आदमी ने ऐसा क्या कर दिया होगा। किस दुश्मनी में किसी ने इसे इतनी बेरहमी से मार डाला। बेचारे का कसूर क्या रहा होगा। जो भी शव को देख रहा था, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हर कोई उस अज्ञात युवक के लिए संवेदना जता रहा था और साथ ही मन सवाल कर रहा था। इसी बीच एपी फार्म हाउस के पास शव मिलने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा था। हर किसी के पास अपनी अलग बातें थीं। इन्हीं लोगों में से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और लोग वहीं रुककर पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। यहीं से शुरू होती है मुख्य कहानी। जांच के बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो जो कहानी निकल कर सामने आई, जिसने सबकी रूह कपा दिया। समाज का वो घिनौना रूप दिखा जिसने रिश्ते, नाते और इंसानियत को रसातल में पहुंचा दिया। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने जरूर और सोचें कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। एपी फार्म हाउस के पास शव मिलने की सूचना मिलते ही निगोहा थाने में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और बिना देरी किए थाने की पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने पहुंचते ही सबसे पहले वहां जमा भीड़ को हटाया ताकि मौके से कोई सबूत खराब ना हो। इसके बाद पुलिस ने पूरे घटना की बारीकी से जांच शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों ने आसपास खड़े हरिहरपुर और पटसा गांव के लोगों से पूछताछ की और यह जानने की कोशिश की कि क्या कोई इस मृतक को पहचानता है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने शव वाले युवक को पहचानने से इनकार कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहां का रहने वाला है और आखिर यहां कैसे पहुंचा। तभी कुछ देर में आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने घटना स्थल के आसपास छानबीन तेज कर दी। हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखा जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा सामान मिल जाए जिससे मृतक की पहचान हो सके या हत्यारे तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सके। काफी देर मेहनत के बाद पुलिस को शव से कुछ दूरी पर पड़ा एक मोबाइल फोन मिल गया। मोबाइल मिलते ही पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। ये पहला ठोस सुराग था जिससे न सिर्फ मृतक की पहचान होने की उम्मीद जगी, बल्कि हत्या की गुत्थी सुलझने की राह भी खुल गई। मोबाइल मिलने की सूचना जैसे ही आला अधिकारियों को दी गई, उनके चेहरों पर साफ नजर आने लगा कि अब इस अंधे कत्ल की परतें जल्द ही खुलने वाली हैं। घटना स्थल से जो मोबाइल फोन मिला था, जांच में पता चला कि वह मोबाइल उसी मृतक व्यक्ति का ही था और इसी मोबाइल के जरिए मृतक की पहचान हो गई। मृतक का नाम गंगा सागर यादव था। उम्र करीब 38 साल की थी और लखनऊ जिले के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के गांव रहीमाबाद का रहने वाला था। गंगा सागर दूध का कारोबार करता था। वह शादीशुदा था और उसका एक छोटा बच्चा भी था। गंगा सागर की शादी करीब 4 साल पहले थाना निगोहा क्षेत्र के गांव हरिहरपुर के रहने वाली रेखा से हुई थी। शादी के बाद रेखा अपने पति के साथ रहीमाबाद आकर रहने लगी थी। पति पत्नी दोनों ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। शादी के 2 साल बाद रेखा ने एक बच्चे को जन्म दिया और दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश कर रहे थे। मृतक की पहचान होते ही पुलिस ने गंगा सागर की मौत की सूचना
उसके घर वालों को दे दी। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पत्नी रेखा बच्चे को गोद में लिए ही बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों को जब यह खबर मिली तो सब लोग परेशान हो गए। हर कोई यही कह रहा था कि गंगा सागर तो सीधा साधा और मेहनती आदमी था। वह तो अपने बीवी बच्चे की जिम्मेदारी निभा रहा था, फिर किसी ने उसकी हत्या क्यों कर दी। कुछ ही देर में गंगा सागर के परिवार के लोग और पत्नी रेखा अपने छोटे बच्चे को लेकर घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। घटना स्थल पर पहुंचते ही पत्नी और परिजन रोने बिलखने लगे। रेखा की गोद में छोटे बच्चे को रोता देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह परिजनों और पत्नी को ढांढस बंधाया और शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने पत्नी रेखा से पूछा कि गंगा सागर घर से कब निकले थे और कहां जाने की बात कहकर निकले थे। इस पर रेखा ने बताया कि 18 जुलाई 2018 की शाम को गंगा सागर यह कहकर घर से निकले थे कि वह एक दोस्त के बच्चे के बर्थडे की पार्टी में जा रहे हैं। जब रात काफी हो गई और गंगा सागर घर नहीं लौटे तो पत्नी और घर वालों ने उन्हें फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। जिस दोस्त के बच्चे की बर्थडे की पार्टी में जाने की बात कहकर निकले थे, उस दोस्त को फोन किया गया तो उसने बताया कि गंगा सागर वहां आए ही नहीं थे। इसी तलाश और चिंता में पूरी रात बीत गई। सुबह जब पुलिस ने गंगा सागर की मौत की खबर दी तो पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। परिजन यही सोचते रह गए कि गंगा सागर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी से कोई विवाद था। फिर आखिर किसने और क्यों उसकी हत्या कर दी। पुलिस और परिजनों से यह जानकारी लेने के बाद पुलिस ने मौके की बाकी कानूनी कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में यह भी साफ हो गया कि जो मोबाइल पुलिस को घटनास्थल से मिला था वह गंगा सागर यादव का ही था। अब इस हत्या की आगे की पूरी जांच और खुलासे की उम्मीद इसी मोबाइल फोन से मिलने वाले सुरागों पर टिकी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी क्राइम सुधीर सिंह के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने इस हत्याकांड के जल्द खुलासे के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी। श्री ओमवीर सिंह जी के नेतृत्व में एक स्वाट टीम बनाई गई और श्री सुधीर कुमार त्यागी जी के नेतृत्व में सर्विलांस टीम का गठन किया गया। दोनों टीमों को साफ निर्देश दिए गए कि मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। इसके बाद दोनों टीमें पूरी तरह से युद्ध स्तर पर जांच में जुट गईं। सबसे पहले पुलिस ने मृतक गंगा सागर यादव के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डंप डाटा निकलवाया। जब इन कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच की गई तो एक मोबाइल नंबर पुलिस को संदिग्ध लगा। जांच में सामने आया कि घटना से ठीक एक दिन पहले उस नंबर से गंगा सागर के मोबाइल पर 44 बार कॉल की गई थी। पुलिस ने उस नंबर की जानकारी निकाली तो पता चला कि वह नंबर एक युवती का था। यहां से पुलिस को शक हो गया कि मामला कहीं ना कहीं अवैध प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने युवती की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। निगरानी के दौरान पता चला कि युवती का प्रेम प्रसंग निगोहा थाना क्षेत्र के गांव अहिनवार के रहने वाले कमल नाम के युवक से चल रहा था। कमल पेशे से मोटर मैकेनिक था। इसके बाद पुलिस ने कमल के मोबाइल नंबर की भी जांच की। कॉल डिटेल से सामने आया कि घटना से एक दिन पहले कमल अपने ही गांव के रहने वाले दोस्त बबलू उर्फ हरिपाल सिंह के लगातार संपर्क में था। जब पुलिस ने युवती, कमल, बबलू की कॉल डिटेल और लोकेशन को मिलाकर देखा तो एक अहम बात सामने आई कि घटना वाली रात करीब 9 से 10 बजे के बीच तीनों के मोबाइल फोन घटना स्थल के आसपास ही एक्टिव थे। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि ये तीनों ही इस हत्या में किसी न किसी तरह शामिल हैं। तीनों पुलिस के रडार पर आ चुके थे। सबसे पहले पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि युवती मृतक गंगा सागर यादव की भतीजी थी, यानी वह गंगा सागर की पत्नी रेखा के भाई की बेटी थी। इसके बाद युवती की निशानदेही पर पुलिस ने कमल और बबलू उर्फ हरिपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया और तीनों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने युवती से कहा कि हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने गंगा सागर की हत्या क्यों करवाई।
युवती सीधी साधी लड़की थी। यह उसका पुलिस से पहला सामना था। वो डर गई और टूट गई। युवती के बयान में जो तथ्य सामने आए, उन्हें सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। अधिकारियों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और कैसे हमारे ही बीच में रहने वाले लोग पवित्र रिश्तों को तार तार करते जा रहे हैं और इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं। पूछताछ में मृतक गंगा सागर की भतीजी ने पुलिस को बताया कि उसका पास के गांव में रहने वाले कमल से प्रेम प्रसंग था। वह उससे मिलती जुलती थी और कभी कभी उसके साथ घूमने भी जाती थी। इस रिश्ते की जानकारी उसके घर वालों को नहीं थी। एक दिन वह कमल के साथ बाहर गई हुई थी। लौटने में देर हो गई तो कमल उसे बाइक से गांव तक छोड़ने आया। उसी समय उसके फूफा गंगासागर यादव ने उसे कमल के साथ देख लिया था। इसके बाद गंगासागर ने भतीजी को धमकाना शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह ये बात उसके माँ बाप को बता देगा और उसे घर से निकलवा देगा। इस धमकी से वह डर गई थी। उसने गंगासागर से बहुत मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई कि वह ये बात घर पर ना बताए, लेकिन गंगासागर नहीं माना और बाद में उसने एक शर्त रख दी, भतीजी से शारीरिक संबंध बनाने की। यह सुनकर युवती घबरा गई, क्योंकि गंगासागर उसका फूफा था और उससे उम्र में करीब 15 साल बड़ा भी था। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद गंगासागर लगातार उसे फोन करके परेशान करने लगा। वो उसे ब्लैकमेल करता रहा और कई बार उसके घर पर भी जाकर दबाव बनाता था। भतीजी चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसकी मांग इतनी शर्मनाक थी कि वह किसी के सामने बोल नहीं पा रही थी। जब वह गंगासागर की हरकतों से पूरी तरह परेशान हो गई तो एक दिन उसने सारी बात अपने प्रेमी कमल को बता दी, ब्लैकमेलिंग, धमकी और उसकी गंदी मांग के बारे में। यह सुनते ही कमल गुस्से में आग बबूला हो उठा और उसने गंगासागर को जान से मारने का फैसला कर लिया। उसी दिन से हत्या की योजना वह बनाने लगा। इस साजिश में कमल के साथ उसकी प्रेमिका यानी भतीजी और कमल के गांव का उसका एक दोस्त बबलू उर्फ हरिपाल सिंह को भी शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक 18 जुलाई 2018 को भतीजी ने गंगासागर को फोन करके पटसा गांव के नजदीक बने एपी फार्म हाउस के पास मिलने बुलाया। उसने गंगासागर से कहा कि वह उसकी बात मानने को तैयार है। यह सुनकर गंगासागर खुश हो गया और आने के लिए तैयार हो गया। रात करीब 9 बजे मिलने का समय तय हुआ था और फिर योजना के अनुसार भतीजी, कमल, बबलू तीनों पहले ही वहां पहुंच गए। कमल और बबलू एक जगह छुप गए और भतीजी फार्म हाउस के पास खड़ी होकर गंगासागर के आने का इंतजार करने लगी। रात करीब 9 बजे गंगासागर अपनी बाइक से वहां पहुंचा और उसने बाइक एक तरफ खड़ी कर दी और भतीजी के पास चला गया और फिर भतीजी उसे फार्म हाउस के पीछे बुला ले गई और मोहब्बत की बातों में उलझा लिया। उसी दौरान पीछे से कमल और बबलू पहुंच गए और दोनों ने लोहे की रॉड से गंगासागर के सिर पर कई वार किए और गंगासागर वहीं लहूलुहान होकर गिर गया। इसके बाद तीनों मिलकर चाकू से उस पर वार करने लगे, जिससे गंगासागर की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के दौरान कमल और बबलू के कपड़ों पर खून लग गया था। दोनों पहले से नए कपड़े साथ लाए थे, शायद उनको पता था। उन्होंने वहीं पर कपड़े बदले और खून लगे कपड़े, चाकू और लोहे की रॉड को वहीं एक झाड़ी के पास गड्ढा खोदकर दबा दिया। इसके बाद कमल गंगासागर की बाइक लेकर उन्नाव की तरफ भाग गया और बबलू भतीजी को अपनी बाइक से उसके घर छोड़कर अपने घर चला गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने इन्हीं की निशानदेही पर घटनास्थल के पास गड्ढे से खून लगे कपड़े, चाकू और लोहे की रॉड बरामद कर ली। जांच में यह भी सामने आया कि कमल गंगासागर की बाइक उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के गांव कालू खेड़ा के पास एक गड्ढे में छोड़कर भाग गया था, जो घटना स्थल से करीब 22 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने कमल की निशानदेही पर वह बाइक भी बरामद कर ली। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने मात्र 48 घंटे में कर दिया था। इस तेजी से हुए खुलासे से खुश होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी जी ने इस मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए
नगद इनाम देने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।